नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश की इस सीरीज का 29वां लेक्चर आपके सामने है। भले ही इसे हम क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये पूरा टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कहा जाए तो पूरा वर्णन है, विश्लेषण है इसका। तो इस चीज को आपको समझना है। तो टॉपिक है आज, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश की एंशिएंट है या एंशिएंट हिस्ट्री है, और आज के टॉपिक में मध्य प्रदेश में मेडाइवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास है, उस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस पैनल पर 5 से 7 वीडियो के बाद मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लिया जाएगा पूरी तरीके से। फिर आगामी समय में हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा टॉपिक वाइज भी पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, तो अभी जुड़े रहिए आप चैनल से, अभी प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। इससे आपकी मध्य प्रदेश के प्रति समझ विकसित होने के साथ साथ आप अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार देंगे। चलें हम टॉपिक में चलते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया है? आप लोग जब तक जवाब दें, हम इसका डिटेल बताने का प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। देखिएगा, जो खजुराहो का मंदिर है या खजुराहो में जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं? पहला प्रश्न ये आपसे बन सकता है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो कई चीजें आपको रट गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, तो आप जवाब विकल्पों को अलग करके भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं कि किसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है, इसमें कुछ अलग बातें होती हैं, ये हम मानते हैं। देखिएगा, तो खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? उस शैली का नाम है पंचायतन शैली। कौन सी शैली? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब होता है 5 मंदिरों का समूह, एक मुख्य देवता होंगे और 4 उनके सहायक देवताओं के मंदिर होंगे, तो उस शैली का नाम होता है पंचायतन शैली। बाकी आपको पता है मंदिर निर्माण की कुछ कलाएं या शैलियां होती हैं, जैसे द्रविड़ शैली आपने सुना होगा, बेसर शैली आपने सुना होगा, नागर शैली आपने सुना होगा। नागर शैली का मतलब होता है उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने हैं। द्रविड़ शैली का मतलब होता है दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं। और बेसर शैली का मतलब होता है जो मध्य भारत में जो मंदिर बने हैं वो बेसर शैली के हैं। एक अलग से शैली होती है मंदिर निर्माण में, उसका नाम होता है पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली का मतलब होता है कि 5 मंदिरों का समूह। और आप सब जानते हैं लगभग 84+ मंदिर यहां पर थे, लेकिन ये वर्तमान में 25 शेष बचे हुए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, तो ये, और आप सब जानते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजाओं ने करवाया। और ये मध्य प्रदेश के मेडाइवल का पार्ट पूछ रहा है, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया? मेडाइवल है। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता सल्तनत काल में इंडिया आया। अलबरूनी भी सल्तनत काल का है, यानी महमूद गजनबी गौरी के आक्रमण के दौरान का। गजनबी के तो दरबारी है, उसके साथ आया था। फाहियान एंशिएंट का है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, अभी आईएएस में यह प्रश्न भी पूछा है। मेगस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सीरिया या यूनान से। तो पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, आप जब तक जवाब दें। जो इब्न बतूता है, कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहां का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता।
ये दिल्ली सल्तनत के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इंडिया आया, भारत आया। 1333 के लगभग की ये बात है। 1341-42 में इसको चाइना में एम्बेसडर बना के, दूत बनाकर भेजा गया था। ये काजी के पद पर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक वही सन की पागल असफलताओं का बादशाह जिसे कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसलिए नहीं कहते हैं कि क्योंकि ये पढ़ा लिखा था इसलिए पागल है। इसकी योजनाएं ऐसी थी जिसके कारण इसे असफलताओं और पागल सुल्तान जैसी उपमाएं दी गई हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब इब्न बतूता मोरक्को का निवासी इंडिया में आया तो इसे चीन में हम अन्य बातें भी बता रहे, चीन में दूत बनाकर भेजा गया था, एम्बेसडर बना के भेजा गया था। दूत मंडल के साथ ये प्रमुख की भूमिका में वहां पर गया था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये काजी के पद पर रहा, कौन काजी के पद पर रहा? इब्न बतूता। ठीक है। और इसका यात्रा वृत्तांत जो है, यात्रा वृत्तांत उसको रहला खंड बोलते हैं या रहला बोलते हैं। रहला इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक। अब अगर हम सभी ऑप्शन ही बताएं तो आध घंटा निकल जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक, तो हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं आपको। ठीक है। अल बरूनी गजनबी से संबंधित है। महमूद गजनबी जिसने 17 बार भारत पर अटैक करके अपार धन संपदा को यहां से ले गया। इसने तहकीक ए हिंद या भारत की खोज या किताबुल ए हिंद नामक पुस्तक इसने लिखी है। गजनबी से संबंधित है। फाहियान चीन का था, भारत आया था बौद्ध धर्म को जानने के लिए। फुयूकी या फायूकी नाम की पुस्तक इसका यात्रा वृत्तांत है। फाहियान का चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह इंडिया आया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय यह इंडिया में आया था। मेगस्तनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इसने इंडिका लिखी। अब आपको बताना है चीजें। पहली बात ये मिडाइवल का है, इसलिए आपको क्या निकाल देना है? अलग मेगस्तनीज निकाल देना है। भले ही मेगस्तनीज ने आपको पता है उज्जैन का वर्णन किया है, मालवा के क्षेत्र का कुछ हद तक वर्णन किया है, टॉन्स नदी का वर्णन किया है प्रनास के नाम से, इस बात को। और फाहियान को तो मालवा की जलवायु का खोजकर्ता ही कहते हैं, क्योंकि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था फाहियान ने। तो वो नहीं जानना है आपको। अलबरूनी और इब्न बतूता में आपको समस्या जा सकती है, तो इनके बारे में थोड़ी जानो। इनमें से ही कोई एक आंसर है। इब्न बतूता जिसने पुस्तक रहला खंड लिखी उसी में इसने खजुराहो के मंदिरों का वर्णन किया है। खजुराहो के मंदिर का या मंदिरों का वर्णन किया है। और एक चीज और जानना है, खजुराहो के मंदिर में हेलियोनिस्टिक कला भी दिखती है। हेलियोनिस्टिक कला का मतलब होता है मूर्तियों में नग्नता का दिखना। नग्नता दिखती है जैन मंदिरों में वहां में, तो आप इस चीज को भी समझना, उसको हेलियोनिस्टिक कला कहते हैं, जो यहां पर खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ही खजुराहो के मंदिर का उल्लेख अपनी पुस्तक रहला खंड में किया है। तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जो आप लोग कम पढ़ते हैं, समझ पा रहे होंगे बात को। बटियागढ़ अभिलेख, बटियागढ़ स्क्रिप्ट या अभिलेख जो दमोह में है, किस वंश की जानकारी मिलती है? देखें,
मुगल भी मिडाइवल की बात है, तुगलक भी मिडाइवल की बात है, लोदी भी मिडाइवल की बात है, गुलाम भी मिडाइवल की बात है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन जाने वाला है। अब सीधा मतलब है इसकी जानकारी आपको हो। ठीक, आपको पता है मुगल काल जो है वो कब से कब तक रहा, मतलब इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हम ये दिल्ली सल्तनत का दौर है। अलग अलग समय भी हम बता देंगे, चिंता नहीं करना है आपको। दिल्ली सल्तनत का दौर है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया है, आपको पता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। और जो दिल्ली सल्तनत का समय रहा वो 1206 से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी तक रहा है ये। और 1526 से मुगल शुरू हुआ, 1526 से लेकर 1857-58 तक, क्योंकि 58 में मुगल बादशाह का पद ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बटियागढ़ अभिलेख दमोह से किस वंश की जानकारी मिलती है? अच्छा, एक बात याद रखना है कि दमोह में जो दिल्ली सल्तनत का एक वंश है तुगलक वंश, इसने राज किया है दमोह इलाके में। और इससे सटा एक इलाका सागर है, वहां पर भी इनके सिक्के मिले, हम बताना ये चाहते हैं आपको। तो 2 स्थानों से आपको सिक्के देखने को मिलेंगे। कितने स्थानों से? तुगलक वंश के, तुगलक वंश के, कौन से वंश के? तुगलक वंश के 2 शासकों के प्रमाण देखे गए। कौन कौन से? पहला, गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक। और एक है फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों का प्रमाण मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग अभिलेखों में देखने को मिला है। कौन कौन से? देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन दमोह के बटियागढ़ अभिलेख में मिला है। बटियागढ़ अभिलेख में मिला है। इसका स्पष्ट मतलब है कि दमोह पर गयासुद्दीन तुगलक का राज रहा होगा। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसका दुलनीपुर या दुलजीपुर लिखा रहता है, दुलनीपुर अभिलेख जो है वो नौरादेही का क्षेत्र या मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो सागर है। सागर में मिला है फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख, यानी फिरोज शाह तुगलक ने यहां राज किया होगा। तो अब आपने आंसर निकाल लिया दोस्तों कि बटियागढ़ अभिलेख दमोह से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो उसका राइट आंसर है तुगलक वंश। और अगर राजा पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक का बटियागढ़ अभिलेख में उल्लेख है। और अगर पूछे दुलनीपुर अभिलेख जो सागर में है, उसमें किसका वर्णन है? फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश का। तो दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तुगलक वंश अपने वेलफेयर वर्कों के लिए जाना जाता है क्योंकि इसने कल्याणकारी कार्य किए थे, जैसे नहरों का निर्माण हो, कुओं बावड़ियों का निर्माण हो, जनता के हित में बहुत कल्याणकारी या वेलफेयर वर्क किए थे इसने। तो इसका राइट आंसर क्या है? तुगलक वंश। ठीक, तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए अगला देखें। ये देखिए आपके सामने है प्रश्न, दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या है? ये एमपी में राज किया है इसने। दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या है? आपको इसका जवाब देना है, बताएं। नासिर शाह है ये, तो इसमें साहेबल लगना है, तो अलग नहीं जोड़ना है इसमें। ये गयासुद्दीन खिलजी भी हैं, एक तुगलक भी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो खिलजी हैं, गयासुद्दीन खिलजी रहे हैं एक राजा मालवा के अंतर्गत। खुर्रम का मतलब तो शाहजहां है, तो इन्हें तो वैसे ही निकाल देना है। क्यों? क्योंकि ये मुगल हैं, यानी मुगल काल के हैं,
मुगल काल। अब पूछा है दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या है, तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 निकाल दिए आपने। खुर्रम शाहजहां, समझ गए ना बात को। नासिर शाह, मालवा का राजा। गयासुद्दीन खिलजी, मालवा का भी राजा रहा। एक गयासुद्दीन तुगलक लगा, जो तुगलक वंश का रहा, वो अभी अभी हमने आपको बताया। तो दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या निकला? हुसैन। हुसैन खां इसका वास्तविक नाम था। राजा बनने के बाद इसकी उपाधि हो गई दिलावर गौरी खां। अब दिलावर गौरी खां कौन है, इसके बारे में जान लो। इसे इसे मालवा में गौरी वंश का संस्थापक कहते हैं, या यहां पर वही वंश रहा जिसे कहते हैं खिलजी वंश, यानी मालवा का खिलजी वंश भी रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। ये सुल्तान रहा है, उसका संस्थापक, और इसका वास्तविक नाम हुसैन है, हुसैन खां है, दिलावर गौरी। और ये अपना संबंध सिहाबुद्दीन गौरी से जोड़ता था। सिहाबुद्दीन गौरी से इसका जेनेटिक संबंध था, गौरी से संबंध था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है सिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी। ये पूरा नाम है सिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी। ये पूरा नाम है। एक बार तो पूछा गया है पीएससी परीक्षा, एमपीपीएससी में, कि गौरी का पूरा नाम लिखिए। 2 नंबर के जब प्रश्न आते थे लिखने को, तो पूरा नाम यही है, सिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी। अपन शॉर्ट में लिखते हैं मोहम्मद गौरी, जिसने तराइन की लड़ाइयां लड़ी। तो दिलावर गौरी अपना संबंध सिहाबुद्दीन गौरी से जोड़ता है, और दिलावर गौरी का नाम हुसैन है। दोस्तों आपने इसका जवाब बखूबी दिया होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जवाब देना है। किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया? ये सबको पता है कि मांडू का एक नाम सादियाबाद भी है, और सादियाबाद का अर्थ होता है खुशियों का नगर। खुशियों का नगर, याद रखना है। सिटी ऑफ जॉय, इसलिए मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, क्योंकि इसका एक नाम सादियाबाद है, और सादियाबाद का मतलब क्या होता है? खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, मांडू का मतलब धार का इलाका। किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया, बताएं आप हमें। देखिएगा, एक प्रसिद्ध राजा हुआ जो मालवा के सुल्तानों में प्रमुख सुल्तान था। खिलजियों से इनका संबंध था, भले ही यहां के खिलजी थे। दिलावर खां गौरी ये संस्थापक है, लेकिन फेमस राजा रहा है, उसका नाम है होशंग शाह गौरी, जिसे अल्प खां के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक नाम जैसे हुसैन को कहते हैं दिलावर खां। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा होशंग शाह गौरी। इसी ने मांडू का नाम बदलकर किया था सादियाबाद, और एक नाम और इसने बदला था होशंग शाह गौरी ने। इसने नर्मदापुरम जो जिला है, नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद किया था, होशंगाबाद कर दिया था। और वर्तमान में होशंगाबाद का नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम हो गया है। ठीक है, तो नाम परिवर्तन हुआ था मिडाइवल में, होशंग शाह ने किया था ये नाम परिवर्तन। नर्मदापुरम ही पहले नाम था, जिसका नाम कर दिया था दोस्तों क्या? उसका नाम कर दिया था होशंगाबाद, और वर्तमान में होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहा गया। होशंग शाह का मकबरा बड़ा फेमस है। इनकी कई रानियां थी होशंग शाह की, ऐसा कहा जाता है 16,000 के लगभग गिनी जाती हैं। उनके लिए सीढ़ियां भी बनवाई थी, एक महल का निर्माण करवाया था। तो याद रखना है, ये होशंग शाह गौरी ये थे, मालवा के राजा या सुल्तान रहे। तो किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया? उनका नाम है होशंग शाह गौरी। क्या है? होशंग शाह गौरी। तो इस बात को याद रखना, और इन्हें सादियाबाद कहा। सादियाबाद का मतलब होता है खुशियों का शहर, अर्थात सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय।
क्या होता है? सिटी ऑफ जॉय होता है, खुशियों का शहर। पांडु में बहुत सारे महल हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए। अल्प खां किसका वास्तविक नाम था? अल्प खां किसका वास्तविक नाम था? अभी अभी हमने आपको बताया। दिलावर खां का वास्तविक नाम हुसैन है, खां है, हुसैन खां है। ठीक है, मोहम्मद शाह गौरी है, गयासुद्दीन खिलजी है, और हुसंग शाह का नाम क्या है? अल्प खां है, अल्प खां। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिबेट नहीं करना है। और इसी अल्प खां या हुसंग शाह गौरी ने क्या किया था बताएं हमें? इसने मांडू का नाम, इसने मांडू का नाम और होशंगा नर्मदापुरम का नाम बदला था। मांडू का नाम सादियाबाद, शादियाबाद, और क्या? इसने मांडू का नाम शादियाबाद और नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद, नर्मदापुरम का नाम शादियाबाद किया था। बस, अरे सॉरी, नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद, जो वर्तमान में नर्मदापुरम फिर से हो गया है, होशंगाबाद। बस, होशंग शाह गौरी प्रसिद्ध राजा रहा है मालवा रीजन का। तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें ज्यादा डिटेल नहीं होगा तो नहीं निकालना है, ना परेशान होना है। देखिए, प्रश्न आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिएगा। अशरफी महल का निर्माण इसके समय पूर्ण हुआ। प्रश्न ये पूछा, पटवारी 2017। देखिए, दिलावर खां गौरी यहीं के राजा रहे मालवा के, मोहम्मद शाह गौरी भी यहीं के राजा हुए, महमूद खिलजी भी यहीं के राजा हुए, गयासुद्दीन खिलजी भी मालवा रीजन के राजा रहे हैं, सभी यहाँ के सुल्तान हैं। अशरफी महल का निर्माण किसने करवाया? अशरफी, अच्छा सुनिएगा, अशरफी महल का निर्माण, अशरफी महल का निर्माण प्रारंभ किसने किया? यह भी प्रश्न बन सकता है। प्रारंभ हुशंग शाह ने किया, हुशंग शाह गौरी ने किया था। ठीक है, और इसका निर्माण पूर्ण, इसका निर्माण पूर्ण महमूद खिलजी, ये मालवा का ही राजा है, महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। तो प्रारंभ अशरफी महल, जो मांडू रीजन से संबंधित है, धार से संबंधित है, का निर्माण प्रारंभ किसने किया? होशंग शाह ने। और इसका निर्माण पूर्ण किसने किया? महमूद खिलजी प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? होशंग शाह ऑप्शन में नहीं है, महमूद खिलजी प्रथम ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। मांडू का मतलब सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए आपके सामने है। उज्जैन में कालिया देह पैलेस, प्रश्न देखिएगा, उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण, कालिया देह पैलेस का निर्माण किसने कराया? महमूद खिलजी, नासिर शाह, महमूद शाह, दिलावर खां गौरी। इसका जवाब आपको देना है। उज्जैन में कालिया देह मंदिर होगा, कालिया देह पैलेस का निर्माण नासिर शाह ने करवाया था। नासिर शाह, यहीं पर इनका देहांत हुआ था, नासिर शाह ने करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
नासिर शाह है। इस बात को याद रखना है। उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण किसने करवाया? नासिर शाह ने। दिलावर खां गौरी यहां पर संस्थापक माना जाता है, यानी मालवा की सल्तनत का। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? देखो, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे, जिन्हें नव रत्न कहा जाता है। नवरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरत्न कहा जाता है। उनमें नाम आप सबको पता है, मानसिंह भी थे, तानसेन भी थे, मुल्ला दुप्याजा भी थे, अबुल फजल भी थे, बीरबल भी थे, थेजी भी थे। ये विभिन्न प्रकार के लोग थे। और बीरबल का जन्म सीधी में हुआ था, सीधी के घोगरा में, सीधी के घोगरा स्थल में जन्म हुआ था। सीधी के घोगरा में इनका जन्म हुआ, बीरबल का। इनका बचपन का नाम महेश दास था, महेश दास था। इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। इस चीज को आपको याद रखना है। हंसवाते रहते थे, इस बात को याद रखना है। कहते हैं 1586 के लगभग जब ये अभियान करने गए विदेशियों के विरुद्ध, तब इनका देहांत हो गया। तो अकबर को बड़ा ग्लानि महसूस हुआ, बड़े परेशान रहे अकबर बीरबल की मौत पर। बीरबल हास्य कवि टाइप के थे, हास्य कवि आप इनको कह सकते हैं, इनके नवरत्न के। अच्छा, बीरबल ने कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है। एक चीज और याद रखना है, तानसेन ने इस्लाम को स्वीकार किया था अकत खां के नाम से। तो बीरबल ने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अकबर फोर्स भी नहीं करता था किसी को कि आप इस्लाम माने ही, क्योंकि उनकी एक पत्नी आपको पता हिंदू थी, और वो बाकायदा हिंदू आचरण के अनुसार पूजा पाठ उनके महल में किया करती थी, जोधाबाई, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ? घोगरा स्थल, सीधी जिला। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीधी। ठीक, तो आपने जवाब दे दिया। मतलब 2 रत्न मध्य प्रदेश के थे अकबर के 9 रत्न में, एक बीरबल, एक तानसेन। तानसेन बेहट में उत्पन्न हुए, या वहां जन्म हुआ है उनका। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना का अभियान किसके खिलाफ था? बताओ। अब गोंडवाना रीजन का मतलब है गोंड राजाओं का गढ़। किन राजाओं का? गोंड राजाओं का गढ़ है ये। कौन से राजाओं का गढ़ है? गोंड राजाओं का गढ़ है। गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था 1564 में? अंतिम अभियान आपको पता है मीर बहादुर के विरुद्ध दक्षिण बुरहानपुर में किया, सीरगढ़ में किया, जो 1601 में था अकबर का। लिखना हो तो लिख सो। अंतिम अभियान, पहले इस पर चर्चा कर लो, ठीक है। गोंडवाना का मतलब गोंड राजाओं का गढ़, और गोंड राजाओं का गढ़ मध्य प्रदेश में रहा है, मंडला अंचल या मंडला जिला के अंतर्गत खूब रहा है। जबलपुर में भी कुछ हद तक उनका, कुछ हद तक क्या टोटली वहां पर उनका राज रहा है गोंड को। और गोंड राजकुमारी इनमें कौन थी ये जानना है।
बाज बहादुर तो है नहीं है, बाज बहादुर और रानी रूपमती अलग हो गई, रानी रूपमती, इस चीज को आपको पता है, पूरी जानकारी है। तो बाज बहादुर रानी रूपमती मांडू से रिलेटेड है ये। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर से संबंधित है, झांसी ग्वालियर से संबंधित। और खास बात क्या है, ये गोंड नहीं है। अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई भी नहीं है, ये गोंड राजकुमारी नहीं थी। तो अब गोंड राजकुमारी कौन, रानी, मतलब अभियान से आपने एक जनजाति को निकाला, गोंड राजाओं का गढ़। और गोंड राजाओं में इनमें से कौन सी रानी गोंड राजा है, रानी दुर्गावती राजकुमारी जो थी, राजकुमारी वो चंदेल वंश की थी। कौन से वंश की, चंदेल वंश की थी। लेकिन इनका विवाह दलपत शाह के साथ, गोंड राजा के साथ हुआ। इनका विवाह है रानी दुर्गावती का, इनका विवाह है, इनका विवाह है, किनका विवाह है, रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ, दलपत शाह से हुआ। जो कौन थे बताओ हमें, गोंड राजा थे, गोंड राजा। तो आप बताइए, अगर रानी दुर्गावती के विरुद्ध आधार नाम का इनका एक बॉडीगार्ड था, इनका हाथी भी बड़ा प्रसिद्ध था, आधार, इनका आधार सिंह, इनकी दासियां भी बड़ी प्रसिद्ध थी, चेरी नाम सुना होगा। और इनके नाम पर जबलपुर में रानी ताल बना है, आधार ताल बना है। हाथी बड़ा, हाथी और बॉडीगार्ड की मांग अकबर ने की कि हमें ये चाहिए, इनने देने से इनकार कर दिया, तो ये अभियान हुआ था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनने आधार सिंह और अपने हाथी को देने से मना कर दिया। तब 1564 में आसफ खां के नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में अटैक हो गया। किसने आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया, मुगलों ने, रानी दुर्गावती के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या है, रानी दुर्गावती के विरुद्ध। इनका देहांत कहा जाता है बरेला के नजदीक हो गया था। ठीक, तो वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान, और अंतिम अभियान अकबर का माना जाता है, अकबर का अंतिम अभियान दक्षिण बुरहानपुर असीरगढ़ में किया 1601 में। और कहते हैं यहां सोने की चाबी से खोला, इतना धन संपदा मिला कि लोगों में खूब बांटा उनने। तो इसका राइट आंसर क्या है, रानी दुर्गावती के विरुद्ध। और ये हमने डिटेल आपके सामने रख दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया। मतलब हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे ये धर्म परिवर्तन का उदाहरण है। अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया था। मोहम्मद गौस एक प्रकार के संगीतकार थे, इस बात को याद रखना है। तो भैया मुल्ला दो प्याजा, ये तो मुस्लिम है। तात्या टोपे का संबंध अकबर से रहा ही नहीं, वो तो आधुनिक समय की बात है, तात्या टोपे वाली 19वीं सदी की बात है। तो इसे तो काट दो भैया, ये 19वीं सदी की बात है, अंग्रेजों के कालखंड सदी की बात है, ये काट देना है। बैजनाथ मिश्र, बेजू बावरा अकबर के समकालीन है, बिल्कुल है, लेकिन इसे इसलिए काट दो क्योंकि अकबर के नवरत्न में बेजू बावरा नाम के संगीतकार नहीं थे। इनके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा है, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये नवरत्न में नहीं थे, लेकिन अकबर के समकालीन थे। नवरत्न में नहीं थे, लेकिन अकबर के समकालीन थे बेजू बावरा। चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत इनकी समाधि स्थल है। तानसेन, अब एक ही ऑप्शन बचता है। तो तानसेन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर क्या नाम से बने, मोहम्मद अता अली खां। तो इसका राइट आंसर तानसेन है। तानसेन पुरस्कार, तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। क्यों, क्योंकि तानसेन का जन्म बेहट ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में हुआ।
रीवा के राजा के यहां से अकबर इनको ले गया और अपने नवरत्न में शामिल कर दिया। संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्या नाम था तानसेन का? रामतनु पांडे। दीपक राग के लिए फेमस है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार इनके प्रसिद्ध राग हैं तानसेन। तो अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया था? इसका राइट आंसर है तानसेन। ठीक है, तो इस्लाम को स्वीकार करने वाले कौन है? कौन नवरत्न थे? हिंदू नवरत्न तानसेन। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। समाधि स्थल ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। तो हमने ऑप्शन को अलग करके इसका आंसर निकाला तानसेन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? अब मुमताज कौन थी पहले तो यह निकालो भाई साहब। मुमताज शाहजहां की बेगम थी, यानी पत्नी थी उनकी। और कहते हैं मुमताज बेगम से 14 संतानों का जन्म हुआ था। बड़ा प्रेम करता था शाहजहां। 14 संतानों का जन्म हुआ, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहीं। कितने पुत्र? 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहीं। ठीक है, गोहन आरा, रोशन आरा, जहान आरा। ठीक है, इस चीज को आरा आरा करके है उनका नाम। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह सुजा और औरंगजेब, ये आपने नाम सुने होंगे जो उनके जीवित पुत्र थे। यानी 7 एक्सपायर हो गए थे, 7 की मौत हो गई थी। 7 की क्या हो गई थी? मौत। और 7 जीवित थे। 7 क्या थे? जीवित थे। ठीक है, और गोहन आरा अंतिम संतान को जन्म देते समय, कौन सी? गोहन आरा अंतिम संतान को जन्म दे रहा है। यह प्रश्न बन सकता है, अंतिम संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के दौरान इनका देहांत हो गया था। तो विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि शाहजहां 3 दिन में बुढ़ा हो गया। दुख में, बड़ा दुख हुआ होगा बेचारे को, खान पान सब बिगड़ गया। और इनकी याद में बुरहानपुर अभियान में था। 1631 की बात है जब इनका देहांत हुआ। ये कब की बात है? 1631। मुमताज महल का देहांत 1631 में हुआ। तब दक्षिण अभियान पर था। और बताओ दक्षिणी जिला कौन है मध्य प्रदेश का? बुरहानपुर, गजेड़ियों का स्वर्ग। तो यहीं पर इनकी पहले कब्र बनाई गई थी। और कहते तो यहां तक है कि यहीं पर बनना था ताजमहल पहले, लेकिन आगरा यूपी में जब ताजमहल का निर्माण हो गया, आगरा में ताजमहल बन गया जो मुमताज महल की याद में, तब इनकी कब्र बुरहानपुर से कहां लाई गई? आगरा में। इसलिए मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बना है जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। 1631 से ही निर्माण शुरू हो गया था। और कहते तो यहां तक है कि यहां की मिट्टी ठीक नहीं थी, इसलिए यहां निर्माण नहीं हुआ था ताजमहल का। तो राइट आंसर बुरहान। यह भी प्रश्न बन सकता है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की पहली कब्र कहां है? बुरहानपुर। उसको ट्रांसफर कहां किया गया था? आगरा उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग इसका राइट आंसर दे दिए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया? पहले हम भारत का बताएंगे। ठीक है, वैसे एमपी की चर्चा करनी चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। नहरों का निर्माण तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में शुरू किया। तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था, में शुरू किया। इसके पहले भी नहरें थी, ऐसा नहीं है कि नहरें नहीं थी। प्राचीन भारत से नहरें नहीं है, मिडेवल से उठा रहे हैं, मिडाइवल से।
मेदिनी राय जो है वो चंदेरी से संबंधित राजा थे। महाराजा छत्रसाल का संबंध जो है वो बुंदेल खंड से है। इन्होंने कल्याणकारी कार्य किए हैं दोनों राजाओं ने। उड़ान सिंह का संबंध आपको नहीं याद करना है। मेदिनी राय चंदेरी से, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड से। इनने निर्माण किया, लेकिन पहली बार निर्माण किया ऐसा नहीं है, या इनका विशेष योगदान रहा ऐसा भी नहीं है। तो अब इसमें ऑप्शन बचता है तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर, जिन्हें ध्रुपद गायन का जनक कहते हैं। ध्रुपद गायकी के जनक कौन है? मानसिंह तोमर, जिनकी पत्नी का नाम मृगनयनी है, गुजरी जनजाति से, गुजरा से। तो मानसिंह तोमर जो भाई साहब हैं या राजा हैं, इन्हें ध्रुपद गायन का, इन्हें ध्रुपद गायन का जनक कहते हैं। और इन्होंने ही नहरों के निर्माण में विशेष योगदान मध्य प्रदेश में दिया है, यानी वेलफेयर वर्क किया है, कल्याणकारी कार्य किया है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, मान कौतूहल, मान कौतूहल ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? मान कौतूहल नाम का ग्रंथ लिखा। मानसिंह तोमर ध्रुपद गायकी के जनक है, मान कौतूहल ग्रंथ लिखा। तो नहरों के निर्माण में विशेष योगदान ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर का रहा है। ये हमने आपका डिटेल बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। मृगनयनी जो मानसिंह तोमर की पत्नी है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? इनमें से ये ढूंढो पहले। तो आप पहला आंसर ये ना लगा देना कि मानसिंह तोमर ने ही उपन्यास लिखा होगा, क्योंकि वो लेखक भी थे, मान कौतूहल ग्रंथ लिखा है जब। तो भैया वो नहीं है, मानसिंह तोमर ने उपन्यास नहीं लिखा अपनी रानी पर। शिरोमणि मिश्र का इनसे लेना देना नहीं है, और हरिनाथ मिश्र का भी इनसे रीवा रियासत से इनका मिश्र का संबंध है। और मृगनयनी जो थी वो मानसिंह तोमर की पत्नी है या रानी है। मानसिंह तोमर की रानी थी, गुजरी रानी थी। और इन पर उपन्यास लिखा है वृंदावन या वृंदावन लिख लेना है, वृंदावन लाल वर्मा। थोड़ी इसे चेंज कर लेना, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ये यूपी के थे लेखक, यूपी के। और इन्होंने मृगनयनी ही नहीं लिखा है, दुर्गावती, रानी दुर्गावती उपन्यास भी लिखा है, संगम उपन्यास भी लिखा है, अहिल्याबाई उपन्यास भी लिखा है। इस बात को याद रखना है, इन्होंने अहिल्याबाई उपन्यास लिखा है, दुर्गावती, रानी दुर्गावती उपन्यास लिखा है, मृगनयनी उपन्यास लिखा है, मृगनयनी उपन्यास, संगम उपन्यास लिखा है, संगम, ये इनकी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वृंदावन लाल वर्मा, जिन्होंने मृगनयनी नाम का उपन्यास लिखा, यानी मृगनयनी मानसिंह तोमर की रानी का वर्णन इसमें किया होगा। इसके अलावा अहिल्याबाई, दुर्गावती, मृगनयनी और संगम ग्रंथ भी इनके द्वारा रचित है। चले नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्न आ गया, संभवतः आप आंसर दे देंगे। रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित है? परमार से। कहां है भैया? मालवा की थोड़ी थी, बुंदेलखंड की थी। राष्ट्रकूट दक्षिण का है, तो इससे कहां से निकलेंगी? प्रतिहार, मैनली, कन्नौज के राजा रहे, इनसे भी नहीं निकलेगी, क्योंकि रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी को हुआ और इनका नाम पड़ गया रानी दुर्गावती। तो ये चंदेल वंश से संबंधित है कि राजकुमारी थी। इनकी बहन कमलावती थी, कमलापति ना लिख देना, इनकी बहन कमलावती थी। क्या थी? कमलावती थी। रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? चंदेल। और इनका विवाह है, रानी दुर्गावती का, कमलावती का नहीं, विवाह है गोंड राजा
दलपत शाह से हुआ और दलपत शाह से विवाह हुआ और 1564 में इनका देहांत हुआ। 1564 में आसफ खान ने अकबर के कहने पर अटैक किया, में आक्रमण किसका? मुगलों का। इनकी दासी का नाम चेरी, इनकी दासी का नाम चेरी, तो जबलपुर में चेरी ताल बना। इनके बॉडीगार्ड का नाम आधार सिंह, तो आधार ताल बना और इनके नाम पर रानी ताल बना। ये ताल वहीं पर मिलेंगे, तालाब है। तो रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? चंदेल। और विवाह किसमें हुआ? गोंड में। ठीक है, बड़ी वीरांगना थी, इस बात को याद रखना है। देखो नेक्स्ट उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल खाली स्थान है। देखो मंडला से संबंधित रही है तो एक ऑप्शन मंडला, बालपुर, इनमें से कोई नहीं, या बरेला। 4 ऑप्शन आपके सामने। बरेला पड़ता है जबलपुर में। और गोंड राजाओं का संबंध कहीं ना कहीं यहां से रहा है, मंडला से भी रहा है, गोंड को करा है। और रानी दुर्गावती के अधिकतर तालाब यहीं जबलपुर से संबंधित है। चंदेल राजकुमारी थी, गोंडों में विवाह हुआ दलपत शाह से। 1564 में जब इनका आसफ खान ने अटैक किया अकबर के कहने पर, क्योंकि अकबर ने इनका हाथी, सरमन नाम का हाथी था, और आधार सिंह बॉडीगार्ड को मांगा तो इनने देने से इनकार किया। 1564 में इनका देहांत हुआ और इनकी समाधि बरेला में बना दी गई। तो इनकी समाधि कहां है? रानी दुर्गावती की, जो गोंड रानी थी और राजकुमारी चंदेल थी। मतलब इनका जन्म चंदेल में हुआ और विवाह इनका गोंड राजाओं में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? बरेला, जबलपुर। ठीक, नेक्स्ट अगला देखें। प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। मंडला के मोती महल, मोती मस्जिद नहीं, मोती मस्जिद दिल्ली में है, औरंगजेब द्वारा निर्मित है। तो मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया? मधुकर शाह, निजाम शाह, प्रेम शाह, हृदय शाह? बताएं। मंडला, तो मंडला के मोती महल का निर्माण, एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, हृदय कौटुक, हृदय कौटुक, हृदय कौटुक संगीत रचना है, यानी वो संगीतकार रहे, संगीत रचना लिखी। कौन सी रचना लिखी? संगीत रचना लिखी। और उन्होंने ही मंडला में मोती महल का निर्माण किया, मोती महल बनाया। इसका मतलब है हृदय, तो हृदय से निकला हृदय शाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? हृदय शाह। ठीक, तो दोस्तों आपने मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? हृदय शाह। ठीक है, हृदय कौटुक संगीत रचना, यानी एक संगीत में भी दिलचस्पी लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। प्रश्न आपके सामने है। ग्वालियर के राजा, प्रश्न क्या है? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया? बताएं। इब्राहिम लोदी, लोदी लिखना है, लोधी तो हो जाएगा राजपूत से, और लोदी का मतलब मुस्लिम। शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, संग्राम शाह। देखिएगा, देखो विक्रमजीत ने ग्वालियर में राज किया है, वो किया है 16वीं सदी में, 16वीं सदी में ग्वालियर पर राज किया। कब राज किया? 16वीं सदी में राज किया ग्वालियर पर विक्रमजीत तोमर ने। अब आप अंदाज लगाइए, 16वीं सदी है। देखिएगा
संग्राम साहे क्यों करेंगे भाई अटैक? ये तो यहीं के हैं, जबलपुर से इनका संबंध रहा है, तो ये तो भैया काट दो, संग्राम साहे नहीं होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का समय है 14वीं सदी। तो 14वीं सदी और 16वीं सदी में बहुत ज्यादा अंतर है, ये भी नहीं होगा। 14वीं सदी का मतलब होता है 1300 के बाद बने। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो रहे, आपको पता है 1540 में ये सुल्तान बन गया था मुगलों के समय। 1540 का मतलब है 16वीं सदी। ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। 16वीं सदी, 1540 में इसने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर दूसरे अफगानी वंश का नींव डाल दिया, या दूसरे अफगानी वंश का संस्थापक बन गया। पहले अफगानी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अब करेक्ट निकालना पड़ेगा। जो विक्रमजीत हैं, इनका समय जो है वो 1517 के लगभग का समय है। 1517 का मतलब 16वीं सदी। इसका मतलब है कि 1517 में इब्राहिम लोदी रहे और 1526 में बाबर ने इनको हराया और इनको मौत के घाट उतार दिया। बीच युद्ध मैदान में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी है, जो लोदी वंश का अंतिम राजा है। इसी ने 1517 में विक्रमजीत के ऊपर अटैक किया। विक्रमजीत पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? विक्रमजीत पर आक्रमण किया और इसे पराजित करके कहा कि तुम हमारे अधीन रहोगे। पराजित किया और इस कारण ये सामंत बन गया, फ्यूड, उनके अधीन हो गया। कौन सामंत बन गया? विक्रमजीत, मतलब हरजाना देता रहा और दिल्ली के अधीन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इब्राहिम लोदी। अफगानी मुस्लिम है, ठीक है, तो लोधी नहीं लोदी। आप लोग इसका आंसर दे पाए होंगे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौखंडा, सतखंडा, ये सब महल है। नौखंडा, सतखंडा, चलें जवाब दें। नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया? पहले तो पता लगाओ नौखंडा महल है कहां। नौखंडा महल, कौन सा महल? नौखंडा महल कहां पर है? चंदेरी में। और चंदेरी कहां है? अशोक नगर में। अशोक नगर में। आप सबको पता है चंदेरी में चंदेरी का किला है। चंदेरी किला है जिसका निर्माण कीर्तिपाल नाम के राजा ने किया। कीर्तिपाल ने निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? कीर्तिपाल राजा ने। और इसी चंदेरी किले के अंतर्गत पड़ता है नौखंडा, सतखंडा, नौखंडा महल। कौन सा महल? नौखंडा में। इसका मतलब है जब चंदेरी किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया, और चंदेरी में माता करीला का मेला लगता है, करीला की राई होती है। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा राजा कीर्तिपाल, याद रखना है। तो नौखंडा महल कहां है? चंदेरी, अशोकनगर। चंदेरी किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया और वहीं नौखंडा महल है। तो नौखंडा महल का भी निर्माण किसने करवाया? कीर्तिपाल नाम के राजा ने। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न। बालाघाट में लांची, लांजी या लांची लिखा मिले, परेशान नहीं होना है। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? कलचुरियों ने कहां राज किया? आप बताओ हमें। कलचुरी त्रिपुरी में। त्रिपुरी का मतलब तेवर, तेवर का मतलब जबलपुर, और प्लस महिष्मती, माहिष्मती, यहां पर राज किया है कलचुरी वंश ने। मौर्य, मौर्य मेनली जो इनका मध्य प्रदेश में रहा है, अशोक भी उज्जैन में रहे हैं, तो उज्जैन से रिलेटेड है वो। बालाघाट से उनका क्या लेना देना? विदिशा में भी रहे। मौर्य
मगध, और मगध का मतलब बिहार में राजा रहे, मुख्य रूप से राजा रहे। चंदेल, बुंदेल खंड में राजा रहे, और इनकी कैपिटल आप सब जानते हैं, खजुराहो। खजुराहो के बाद महोबा, महोबा के बाद कालिंजर, यानी खजुराहो, कालिंजर, महोबा बाद में बनी। तो ये बुंदेलखंड का है। और बालाघाट बुंदेलखंड में थोड़ी है भैया, बालाघाट बुंदेलखंड में तो है ही नहीं है। बालाघाट जिला जहां चावल ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल कहां होता है? बालाघाट में होता है। तो बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? इसका हमने ऑप्शन अलग कर दिए, इसका मतलब है इसका राइट आंसर होगा गोंड। तो गोंड वंश से संबंधित है लांजी का दुर्ग, जो बालाघाट में है। ठीक, ऑप्शन देख के अपन ने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न कितना शानदार है। शायद आप पिछले वीडियो देख रहे होंगे तो जवाब दे देंगे। यही होता है, जुड़े रहेंगे तो आप जवाब देंगे, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट होते हैं। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? रीवा का कपिल दरवाजा गलत है भाई साहब। शाहपुर का धारणा गलत है। सांची का स्तूप बिल्कुल गलत है, बौद्ध धर्म से। अच्छा, तो इसमें इस हिसाब से तो आप बता दोगे, लेकिन ताजमहल के ऊपर इसके ऊपर कई इमारतों का प्रभाव है। हम सभी बता देते हैं, इमारतों का प्रभाव है, कई इमारतों का प्रभाव, जैसे एतमद्दौला का मकबरा का प्रभाव है। किस शैली के कारण मकबरा का प्रभाव है? पित्रादुरा, पित्रादुरा का मतलब होता है चमकीला करना, घिसाई करके। पित्रादुरा से बना पहला मकबरा एतमद्दौला है, नूरजहां के पिता थे। तो एतमद्दौला दिल्ली में है। एतमद्दौला के मकबरे का प्रभाव ताजमहल पर है पित्रादुरा के कारण। दूसरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इसका प्रभाव भी ताजमहल पर है, चार बाग शैली के कारण। चारों तरफ वो खंबे नहीं लगे रहते हैं, चार बाग, चबूतरा होता है, चबूतरे पर बना देना किसी इमारत को, उसे चार बाग बोलते हैं। चारों तरफ चबूतरा, बीच में एक मकबरा, तो चार बाग शैली के कारण है। तीसरा, और किसका है? शेर शाह सूरी का सासाराम, सासाराम बिहार में का मकबरा। इसमें क्या होता है? ताजमहल जब घूमने जाएंगे तो जल में प्रतिकृति बनती है, यानी आकृति बनती है ताजमहल की, जल में, बीच में जल निकला है। ऐसी ही प्रतिकृति सासाराम के मकबरे में बनती है, जो बिहार में है, शेर शाह सूरी का है, तो इसका भी प्रभाव है। और होशंग शाह के मकबरा, होशंग शाह के मकबरा जो एमपी में है, मांडू के अंतर्गत। अच्छा, होशंग शाह के मकबरे में ताजमहल पर कैसा प्रभाव है? पहला, संगमरमर के कारण प्रभाव है, संगमरमर। और दूसरा, समाधि ऐसी ही बनी है जैसी ताजमहल की है, तो समाधि के कारण, समाधि की डिजाइन, समाधि निर्माण के कारण यह प्रभाव ताजमहल पर है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? मांडू में होशंग शाह का मकबरा। ठीक, कितनी इमारतों का प्रभाव है वो हमने आपके सामने रख दिया है। चल नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया कि चंदेरी से लगभग 3 कुरो, चंदेरी का मतलब अशोकनगर, चंदेरी से लगभग 3 कुरो यानी 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? यह वर्णन किया। हम बताएंगे कंसेप्ट बेस पर, आप चिंता ना करें। पहले तो बताओ, चंदेरी का युद्ध हुआ क्या?
हुआ है। 1528 में, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा और 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। और ये सब किसने लड़े? बाबर ने। खास बात क्या है, बाबर जो बेतवा नदी का वर्णन करेगा वो प्रकृति प्रेमी होगा, तब तो वो रिवर का वर्णन कर रहा है। तो बाबर की खास बात क्या थी? बाबर प्रकृति प्रेमी था, नेचर से प्रेम करता, प्रकृति प्रेमी था। कैसा प्रेमी था? प्रकृति, नेचर से प्रेम करता था। इसलिए नदी, पहाड़ों, झरनों, पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, इन सबका वर्णन बाबर ने किया है। और यह भी कहा है कि भारत के लोग सुंदर नहीं है, बदसूरत है। ना यहाँ का मनुष्य सुंदर है, ना यहाँ का पशु सुंदर है, और यहाँ की नदियों में कभी भी बाढ़ आ जाती है और कभी भी पानी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है प्रकृति प्रेमी बाबर था, तो नदी बेतवा का वर्णन कर सकता है। और चंदेरी का युद्ध हुआ है भैया, तो उसने क्या बताया? किस ऐसे ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी। 3 करोड़ का मतलब 6 मील होता है। अकबर नामा अबुल फजल है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम है, मुंतखत उत तवारीख इसका कोई लेना देना नहीं है, सल्तनत काल में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। बाबर की क्या है? आत्मकथा है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में, मूल रूप से ऑटोबायोग्राफी है तुर्की भाषा में, लेकिन इसका अन्य भाषाओं में डबिंग हुआ है, अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेट हुई है। जैसे फारसी में अनुवाद बाबरनामा का, तुजुक बाबरी का किसने किया? पायंदा खां, पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खान खाना, जिन्होंने चित्रकूट में बड़ा समय बिताया। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अनुवाद बाबरनामा का, अंग्रेजी में अनुवाद बाबरनामा का किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया श्रीमती बेबरिज ने, बेबरिज ने। और मूल रूप से किस भाषा में लिखी? तुर्की। बाबर खुद इसका ले, यानी बाबर एक विद्वान भी था, प्रकृति प्रेमी था, इसलिए बेतवा नदी का वर्णन उसने बाबरनामा या तुजुक बाबरी में किया है। तो किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ या 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी, जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी, जबकि फारसी में अनुवाद फायंदा खां अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेबरिज ने किया। तो इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। हाल ही में मिंटो हॉल, मिंटो हॉले नहीं लिखना है, मिंटो हॉल, चिंता नहीं करना है, थोड़ी बहुत हो जाता है। हाल में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? टंट्या मामा। पहले मिंटो हॉल निकालो कहां है, आप सबको पता है मिंटो हॉल भोपाल में है, और आप सबको पता है ये पुरानी विधानसभा का भवन है, पुरानी विधानसभा भवन, विधानसभा एमपी की। कब तक रही? 1996 तक, 1996 तक। और 1996 के बाद, इसके बाद 1996 के बाद कौन बनी? तो 1996 के बाद बनी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी विधान भवन, इंदिरा गांधी विधान भवन। ठीक। तो अभी वर्तमान में रानी कमलापति हॉल, ये रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है इसके नाम पर। पंडित दीनदयाल हॉल, इनके नाम पर हैं हॉल, लेकिन योजनाएं बहुत संचालित हैं। टंट्या मामा के नाम पर इंदौर में निर्माण कार्य हुआ है, ये भोपाल में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल।
तो हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदल कर क्या कर दिया, कुशाभाऊ ठाकरे। ठीक है, इस बात को आपको दोस्तों याद रखना है। तो कुशाभाऊ, और अधिकतर बीजेपी के कार्यालय देखिएगा तो आप पाएंगे कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर बहुत से निर्माण हुए। ठीक, तो मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।